अवर ग्रीन टॉपिक है इक्वलाइजेशन लेवी। एग्जाम में कभी भी 3 नंबर का बनता है इसका एग्जिस्टेंस। थीम क्या है कि कुछ नॉन रेसिडेंट इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं वाया सम मीडिया विदाउट एनी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। तो ऐसे लोगों को टैक्स करने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट लाया गया। आज की डेट में इक्वलाइजेशन लेवी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यदि कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज देता है, जैसे कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस, जैसे कि क्या मोटा मोटी यही है और है क्या, और यदि उसका अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, then payer will deduct, आप इसको डिडक्ट की जगह विथहोल्ड बोल दीजिए, वो वर्ड ज्यादा अच्छा है। पेयर विल विथहोल्ड 6% इक्वलाइजेशन लेवी एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट भी भेजेगा। स्टेटमेंट डिली हुई तो 100 रुपए की पेनल्टी, अमाउंट डिडक्ट नहीं किया तो उतने ही रुपए की पेनल्टी जितने रुपए का अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ। अमाउंट डिडक्ट किया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया तो 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी। ये सब पेनल्टी के प्रोविजंस है। ये सब ये भी है कि आपको अमाउंट स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा। ये 6% वाली इक्वलाइजेशन लेवी है जिसमें आप पैसे डिडक्ट करते हो। एक इक्वलाइजेशन लेवी और है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में कोई पी नहीं है, वो बंदा यदि किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विस देता है, वो बंदा जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, जो कि नॉन रेसिडेंट है, तो वो अपनी सर्विस पे खुद 2% टैक्स देगा इन द नेम इक्वलाइजेशन लेवी। इन द नेम ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, वो अपनी जेब से दे रहा। बात क्लियर? तो आप एक नॉन रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो, आपका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, और आप किसी नॉन रेसिडेंट सप्लायर का गुड्स या सर्विस इंडिया में बिकवाते हो। नॉन रेसिडेंट सप्लायर का गुड्स या सर्विस इंडिया में बिकवाते हो। नॉन रेसिडेंट सप्लायर का गुड्स या सर्विस इंडिया में बिकवाते हो, तो आप अपने जो भी कलेक्शन करते हो उस कलेक्शन पे आपको 2% टैक्स देंगे। अपनी इनकम पे 2% नहीं, आप इनसे जो अमाउंट लिए, सपोज इन्होंने 1 लाख का माल इनसे खरीदा वाया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसमें इनका कमीशन है, इनका कट है 20%, और इन्होंने 80,000 रुपया इन्हें दे दिया। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 2% इक्वलाइजेशन लेवी लेगा तो 2% ऑफ 1 लाख लेगा, यानी 2,000 रुपया ये गवर्नमेंट को जमा करेगा अपनी जेब से। इनसे लेके नहीं, इनसे लेके नहीं, अपनी जेब से 2,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करेगा। अमेंडमेंट यहां नहीं है, अब आएगा, अब आएगा। तो दिस इज अबाउट इक्वलाइजेशन लेवी। इनका औचित्य ये था कि सिंस ये नॉन रेसिडेंट है, ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट दे देता है। हम लोग फेसबुक में एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। फेसबुक ने सपोज इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं खोल रहा है, तो फेसबुक अपनी एडवर्टीजमेंट सर्विस पे इंडिया में वैसे तो टैक्स दे नहीं रहा है, लेकिन अब लॉ ने बोल दिया कि जो भी बंदे फेसबुक से या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे अपना एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले रहे हैं, साल में 1 लाख से ज्यादा था, तो 6% पेमेंट काट के फिर जमा करिए, 6% टैक्स जमा होगा।
मतलब पेयर आप समझ जाइए 6% आपके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट है, आपको 6% टैक्स काट के उनको पेमेंट करना है। यहां पे ये नॉन रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपना प्लेटफॉर्म खोल दिया, इंडिया के लोग इसके वाया खरीद रहे बेच रहे हैं। अरे तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में कमा रहा है, टैक्स दो। तो टैक्स इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज ये नॉन रेसिडेंट है इंडिया में, तो इसका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है। अब तो इसके बिजनेस नेसेंटली वो प्रोविजन डाल दिया गया है कि यदि आपके 3 लाख से ज़्यादा यूजर है तो आपका बिजनेस नेशन इन इंडिया माना जाएगा। परंतु उसके पहले ही इन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी के थ्रू इसको बोल दिया कि जितना भी रिसीट आप लेते हो उसके ऊपर 2% इक्वलाइजेशन लेवी बोल के आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। बेसिकली ये प्रोविजन इसलिए लाया गया था क्योंकि ये लोग इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे थे। इस साल इसमें एक अमेंडमेंट आया कि यदि आप सप्लायर ऑफ सर्विस है, आप नॉन रेसिडेंट है, आप सप्लायर ऑफ सर्विस है, और यदि आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसिडरेशन रॉयल्टी माना जाता है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज माना जाता है, यदि आपका सप्लाई का कंसिडरेशन रॉयल्टी माना जाता है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस माना जाता है, यदि आप सप्लायर ऑफ सर्विस है और आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस, ये बंदा एक सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है वाया इको, और यदि इसकी सप्लाई ऑफ सर्विस रॉयल्टी मानी जाती है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मानी जाती है तो उसको ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। लॉजिक बहुत क्लियर है कि सिंस रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑलरेडी इंडिया में टैक्सेबल होती है, इसलिए उसको ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस जिसका कंसिडरेशन रॉयल्टी माना जाएगा, यदि वो नॉन रेसिडेंट देता है तो इसको ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। ये हुआ एक अमेंडमेंट। आई होप ये अमेंडमेंट आपको क्लियर हुआ। एक अमेंडमेंट और चाहिए था, वो ये है यदि ये सप्लायर रेसिडेंट है या ये सप्लायर का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, नॉन रेसिडेंट है बट इसका इंडिया में एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। कौन सप्लायर? ये सप्लायर। यदि आप एक रेसिडेंट सप्लायर का माल बेच रहे हो तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी लेने की दरकार नहीं है, वो अपने आप इंडिया में टैक्स देगा। यदि आप एक नॉन रेसिडेंट का सप्लाई माल बेच रहे हो जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, तब भी आपको इक्वलाइजेशन लेने की दरकार नहीं है, वो अपने आप ही टैक्स देगा। ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। यानी जिस सप्लायर का आप गुड्स या सर्विस दे रहे हो, यदि वो इंडिया का रेसिडेंट है या इंडिया का नॉन रेसिडेंट है परंतु उसका इंडिया में एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, उसका इंडिया में पीई है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, तो फिर ऐसे में आपको इक्वलाइजेशन लेवी लेने की दरकार नहीं है। तो ये था दूसरा अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट ये था, दूसरा अमेंडमेंट ये था। तीसरा अमेंडमेंट ये आया कि जब आप बोलते हो ऑनलाइन, तो व्हाट डू मीन बाय ऑनलाइन? पूरा इक्वलाइजेशन लेवी ही डिपेंडेंट है ऑनलाइन के ऊपर। तो व्हाट इज ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑर्डर बुक हो गया तो ऑनलाइन, कि ऑनलाइन एक्सेप्टेंस हो गया तो ऑनलाइन, कि पेमेंट ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन। व्हाट इज ऑनलाइन? कि सारी चीजें ऑनलाइन होगी तो जाके ऑनलाइन। तो लॉ ने इसे क्लियर किया, या तो ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, या ऑनलाइन परचेज हो गया, या ऑनलाइन पेमेंट हो गया। किसी भी कोई भी एक चीज ऑनलाइन हो जाए, इधर ऑर्डर मेड और एक्सेप्टेंस मेड और पेमेंट मेड, कुछ भी ऑनलाइन हो जाए, तीनों में से कोई भी एक, तो उसको ऑनलाइन माना जाएगा। बात क्लियर?
इंटरनेशनल टैक्सेशन में इस साल कोई खास अमेंडमेंट आया ही नहीं। एक अमेंडमेंट है जिसको आप इंटरनेशनल टैक्सेशन का अमेंडमेंट बोलिए या रेसिडेंशियल स्टेटस का अमेंडमेंट बोलिए, आपकी इच्छा है। अमेंडमेंट आया है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया बताते समय ये बोला गया कि बिजनेस इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया इफ द इनकम हैज बीन अर्न थ्रू इंडियन बिजनेस ट्रांजैक्शन। इंडियन बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको पता ही है। इफ अ नॉन रेसिडेंट हैज एन एजेंट इन इंडिया who can conclude contract on his behalf, he has an agent in India who secures order on his behalf, he has a warehouse in India from where the goods are habitually supplied. But broker, merely broker is not a purchase agent, a business transaction. Purchase agent is not a business transaction. Non-resident engaged in cinematography business and activities are confined to shooting in India is not a business transaction. Non-resident is engaged in news business and activities are confined to collection of news in India is not a business transaction. उसी सीरीज में एक पॉइंट और ऐड हो गया और अब हमारा लॉ ये बोलता है कि यदि कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया है, SEP, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया, तो दैट शैल बी इक्विवेलेंट टू बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो यदि आपका इंडिया में कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, आप नॉन रेसिडेंट हो, आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो दैट शैल बी इक्विवेलेंट टू बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मीन्स आपका इंडिया में कोई गुड्स या सर्विस या इमूवेबल प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है जिसकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन साल भर में 2 करोड़ से ज्यादा हुई है, तो दैट शैल बी डीम टू बी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। आपकी इंडिया में गुड्स या सर्विसेज या इमूवेबल प्रॉपर्टीज की डील हुई है और इनके वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन मिला के वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन या ऐसे बोलो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 2 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो हम लोग इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। या फिर आप इंडिया में किसी वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू लोगों से इंटरेक्ट करते हो या लोगों से बिजनेस सॉलिसिट करते हो और आपके नंबर ऑफ यूजर्स 3 लाख से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर और 3 लाख से ज्यादा के नंबर ऑफ यूजर्स है, तो हम लोग इसको बोलेंगे यू हैव अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया। ये 3 लाख पर एनम नहीं है। यदि आपके साल में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 3 लाख से ज़्यादा यूज़र हो गए तो हम लोग बोलेंगे यू हैव अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। और यदि आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो यू हैव अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया, और फिर आपकी उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के द्वारा जितना भी इंडिया में इनकम अर्न हुई दैट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। आई रिपीट, उस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के रीजन से आपकी जितनी भी इनकम इंडिया में अर्न हुई दैट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट मुझे लगता है आपने पहले भी RS वारएस में तय किए होंगे, लेकिन एक बार फिर बता दिया क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन में सिर्फ यही इकलौता अमेंडमेंट है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट मिसलेनियस चैप्टर्स में कहीं पे आपको मिलेगा या रिकवरी चैप्टर में आपको मिलेगा, उसमें ना जाके आप खाली इस पॉइंट को यहीं पे देख लीजिए, अपना काम हो जाएगा। प्रोविजनल अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट ये है, यदि डिपार्टमेंट कोई प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में चला रहा है और उधर आप साइड बाय साइड अपनी प्रॉपर्टी बेचते जा रहे हो, तो जब तक डिपार्टमेंट का ऑर्डर आएगा तब तक तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे।
इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे, फिर डिपार्टमेंट आपसे पैसे रिकवर कैसे करेगा? इसलिए डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, जब उनकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो, उस दौरान आप अपनी प्रॉपर्टी ना बेच पाए, इसलिए डिपार्टमेंट विद द परमिशन ऑफ द सीनियर अथॉरिटी आपकी प्रॉपर्टीज पे प्रोविजनल अटैचमेंट लगा सकता है। यानी आपकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली जब तक हमारी प्रोसीडिंग्स फिनिश नहीं हो जाए तब तक अटैच्ड है, यू कैन नॉट डील विद दिस, ऐसा प्रोविजन ला सकता है। ये थी बातें प्रोविजनल अटैचमेंट की। बात आ रही है इसमें क्या अंतर, क्या है, अमेंडमेंट क्या है। तो इस साल ये टॉपिक हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस साल ये टॉपिक खास है, इंपॉर्टेंट है। पहले ये था कि प्रोविजनल अटैचमेंट कैन बी डन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ प्रोसीडिंग्स, और यहाँ पे प्रोसीडिंग्स मतलब था या तो आपके अगेंस्ट 143(3), 147, 144 का कोई असेसमेंट पेंडिंग है, तो हम लोग मानते कि आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। यानी या तो कोई असेसमेंट पेंडिंग है या फिर कोई रीअसेसमेंट पेंडिंग है, या तो 143(3) या 144 पेंडिंग है या फिर 147 पेंडिंग है, तो हम लोग बोलते यस प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। तो इस ड्यूरेशन ऑफ द पेंडेंसी के समय हम आपके प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं। इस साल इसमें 143(3), 144 और 147 के अलावा एक और प्रोसीडिंग्स को डाल दिया गया। यानी जिस प्रोसीडिंग का मैं नाम लेने जा रहा हूं, यदि वो प्रोसीडिंग भी पेंडिंग है तो आपका प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है। प्रश्न आता है वो प्रोसीडिंग क्या है, तो वह प्रोसीडिंग है सेक्शन 271 AAD की पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। तो अब आपके अगेंस्ट में कोई असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स या रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो भी प्रोविजनली अटैचमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ यदि आपके अगेंस्ट में 271 AAD की पेनल्टी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तब भी आपके अगेंस्ट में प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है। अब आपके मन में आ रहा है ये 271 AAD का मतलब क्या हुआ? तो 271 AAD is a section which imposes a penalty when there is any missing entry in the books of account or if there is any wrong entry in the books of account. तो बुक्स ऑफ अकाउंट में यदि आप कोई गलत एंट्री पास करते हो या कोई एंट्री पास नहीं करते हो विथ अ मैलिफाइड इंटेंशन, तो फिर आपके अगेंस्ट में सेक्शन 271 AAD की पेनल्टी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। तो यदि ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में शुरू हो गई है और उसका अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है, इस पेनल्टी प्रोसीडिंग्स का अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट likely to be more than 2 करोड़, इसमें पेनल्टी अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा होने वाला है, तो इस दौरान यानी पेनल्टी के प्रोसीडिंग्स की दौरान आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। आई होप ये प्रोविजन आपको एकदम क्लियर। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नॉट पास्ड और एंट्री रॉन्गली पास्ड विथ अ मैलिफाइड इंटेंशन। ये ध्यान रखिएगा, अमाउंट मस्ट बी मोर देन 2 करोड़, तब ये प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है। यहां पे ऐसी कोई अमाउंट की बात नहीं है, यहां पे अमाउंट की बात है। ठीक है, एडवांस टैक्स में इस साल एक बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट आया है। आप सबको पता है एडवांस टैक्स में एसएससी को अपनी इनकम प्रिज्यूम करनी पड़ती है, एस्टिमेट करनी पड़ती है, और एस्टिमेट करके इसके ऊपर अपना टैक्स देना पड़ता है एडवांस में। लेकिन कुछ इनकम को एस्टिमेट करने से रिलैक्स किया हुआ है। जैसे आप कैजुअल इनकम को एस्टिमेट मत करिए, जैसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एस्टिमेट मत करिए। ये जिस क्वार्टर में इनकम जनरेट हो जाए उस क्वार्टर में उसका टैक्स दे दीजिए। इसी सीरीज में एक पॉइंट और है, यदि आपका नया बिजनेस है
तो फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस में आपको बिजनेस इनकम भी प्रिज्यूम करने की दरकार नहीं है। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में आपको अपनी बिजनेस इनकम भी एस्टिमेट करने की दरकार नहीं है। इसी सीरीज में इस साल एक अमेंडमेंट आया कि डिविडेंड इनकम भी, डिविडेंड अदर देन डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, डिविडेंड अदर देन डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E मतलब डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A B C D, ये 4 तरह के डिविडेंड भी आपको प्रिज्यूम एस्टिमेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 4 तरह के डिविडेंड भी जिस क्वार्टर में आपको मिल जाए उस क्वार्टर में आप उसका एडवांस टैक्स दे देना। लेकिन 222E का डिविडेंड यदि आपने उठाया है तो दैट यू नीड टू एस्टिमेट, अदरवाइज 234C का इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन ये 4 तरह के डिविडेंड यदि आप एस्टिमेट नहीं करते हो, जिस क्वार्टर में जनरेट हुए उस क्वार्टर में आप उसका टैक्स दे देते हो, तो देयर विल बी सफिशिएंट कंप्लायंस एंड देयर विल बी नो इंटरेस्ट फॉर 234C। आई होप क्लियर। यूलिप इस टर्म का हॉट केक है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में एक बहुत मासूम सा अमेंडमेंट आया है, परंतु अमेंडमेंट आपके काम बहुत आएगा एग्जाम हॉल में। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, सिंस ये लाइफ इंश्योरेंस भी है और म्यूचुअल फंड भी है, लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी 1010D में एग्जेम्प्ट होती है और म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी इज सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। तो प्रश्न ये था कि यूलिप एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, बिकॉज यूलिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड मैच्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। तो अभी तक यूनिट को लाइफ इंश्योरेंस बोल के एग्जेम्प्ट किए जा रहे थे, यूनिट को लाइफ इंश्योरेंस बोल के एग्जेम्प्ट किए जा रहे थे। इसके कारण यूलिप वाले मजे ले रहे थे और म्यूचुअल फंड वाले कंप्लेन कर रहे थे। इसको कंसिडर करते हुए 1/2/21 में एक अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें कहा गया कि हर यूलिप तो नहीं पर स्पेसिफाइड यूलिप विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स। वो यूलिप जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, वो यूलिप टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, कैपिटल गेन सेक्शन 1010D, इन दोनों चैप्टर्स में इसका इंपैक्ट है। इनकम टैक्स का सेक्शन है सेक्शन 1010D और उसमें ऐसा कहा हुआ है कि यूलिप की मैच्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन यूलिप की मैच्योरिटी पे इस साल टैक्स लगने लग गया। लॉ ने बोल दिया कि 1/2/21 के बाद से आप कोई भी यूलिप लेते हो जिसका एनुअल प्रीमियम एट एनी टाइम एक्सीड्स 2,50,000, तो फिर आप उस यूलिप की मैच्योरिटी पे सेक्शन 1010D का एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। लिटरली सेक्शन 1010D का एग्जम्पशंस मिलता है लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पे, और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कम म्यूचुअल फंड। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कम म्यूचुअल फंड है, तो पहले ये लाइफ इंश्योरेंस क्लॉज के कारण 1010D में एग्जम्पशंस पा जाता था, परंतु इस साल अमेंडमेंट आ गया कि 10-10-21 में 4th प्रोविजो 5th प्रोविजो इंसर्ट हो गए, और इन प्रोविजो के कारण ये प्रोविजंस इंसर्ट हो गया कि यूलिप जो 1/2/21 के बाद परचेज किए गए हैं और जिनका एनुअल प्रीमियम 2,50,000 से ज़्यादा है, तो उनकी मैच्योरिटी पे इनकम विल नॉट बी, मैच्योरिटी अमाउंट विल नॉट बी एग्जम्प्टेड। इस रिगार्ड में कैपिटल गेन चैप्टर में भी अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया यूलिप जो 1/2/21 के बाद इशू हुआ है, जिसका एनुअल प्रीमियम 2,50,000 से ज़्यादा है,
तो वो यूलिप विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। इस रिगार्ड में बीच में एक बार इंटरप्ट करते हुए यह भी बता देता हूं, यदि यूलिप मैच्योर कर जाता है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, देन द यूलिप विल कंटिन्यू टू एग्जेम्प्ट। लेकिन यदि यूलिप मैच्योर करता है, नॉट डेथ, मैच्योर कर जाता है ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स पीरियड, देन द मैच्योरिटी अमाउंट शैल बी लायबल टू कैपिटल गेन। प्रश्न यह आता है कि इसमें कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे? तो टू बी नोटेड, सेल कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज मैच्योरिटी अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी प्रीमियम पेड, आपने जितना भी प्रीमियम दिया है उसका एग्रीगेट, और इंडेक्सेशन बेनिफिट इस पे नहीं मिलेगा। और इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी नॉर्मली लॉन्ग पीरियड की ही होगी। टू बी नोटेड, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112A। 112A इसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा इफ इस यूलिप का फंड का 65% अमाउंट इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट होता है तो। यानी यूलिप का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा तो 10% टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112A, कि 20% टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112। इट डिपेंड्स अपॉन कि यूलिप का पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। जैसे आपको पता है, म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेक्शन 112A से गवर्नड होता है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेक्शन 112 से गवर्नड होता है। वैसे ही यदि यूलिप का फंड 65% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड है, मतलब पॉलिसी होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यूलिप जो ऑपरेट कर रहे हैं वो, यदि यूलिप का फंड 65% इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो यूलिप 112A में फॉल करेगा, और यदि यूलिप का पैसा 65% से कम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है तो फिर वो यूलिप 112 में फॉल करेगा। लेकिन यही प्रिजम्पशन लिया जाएगा सब में कुछ ना बोलने पर कि यूलिप का पैसा 65% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट हो चुका है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप। और इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप होने पर इसको ऊपर 10% टैक्स लगेगा। तो सेल कंसिडरेशन shall be the maturity amount, COA shall be the aggregate of premium paid till yet, and indexation shall be not available। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, उसके ऊपर 112A वाला 10% टैक्स लग जाएगा। किताबी बातें तो ये भी है कि यदि ये 12 महीने से कम में बेच दिया गया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पर 15% टैक्स लगेगा। परंतु इससे कोरी किताबी बातें हैं, क्योंकि यूलिप 12 महीने से कम का कैसे हो सकता है? 12 महीने से कम का तो तभी होगा जब यूलिप डेथ के कारण मैच्योर कर जाए, और डेथ के कारण यदि यूलिप मैच्योर करता है तो इट इज नॉन टैक्सेबल। देयरफॉर प्रैक्टिकली यूलिप हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही देगा, और उसके ऊपर हमेशा 112A के अनुसार 1 लाख से ज़्यादा इनकम होने पे 10% टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? आई होप क्लियर। इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप का कॉन्सेप्ट क्लियर, 10% टैक्स लगेगा कॉन्सेप्ट क्लियर। 1 से ज़्यादा यूलिप ले लेंगे तो आपका यदि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम यदि कभी भी 2.5 लाख से ऊपर हो गया, देन द अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। 1 यूलिप लेंगे तो उस यूलिप का पैसा प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से ज़्यादा यूलिप लेंगे तो उन सारे यूलिप का एग्रीगेट प्रीमियम मस्ट नॉट एक्सीड 2,50,000। यदि 2,50,000 को एक्सीड कर दिया तो सारी यूलिप विल बी टैक्सेबल। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया। एक चैप्टर हुआ करता था इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। सेटलमेंट कमीशन, हम लोग इस चैप्टर को प्यार से बोलते थे ITSC। हमारी सरकार टैक्स चोरों के पीछे पड़ी है।
जब इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन इनिशियली आया था तो कुछ टैक्स चोरों को ये प्रिविलेज मिली कि भाई आप यदि टैक्स की पहली बार चोरी किए हो तो आपको लाइफ में वंस इन योर लाइफ एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके सब कुछ सही सही बता दो, तो हो सकता है वो आपको इम्यूनिटी दे दे और आपकी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से आपको माफ़ी दे दे। द कॉन्सेप्ट वॉज गुड क्योंकि कौन खोदेगा, यदि आपने कोई इनकम छुपा रखी है तो हम ढूंढेंगे कैसे। तो दैट प्रोविजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज गुड, क्योंकि खोदना, इंफॉर्मेशन निकालना, सही सही बातें पता लगाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। परंतु अब नया ज़माना है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़ोरों से काम करती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट धमका देता है कि आप ना बताओ मत बताओ, मेरे पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी सीरीज में, जब उनके पास इंफॉर्मेशन है, एसएससी से इंफॉर्मेशन की उनको दरकार नहीं है, तो फिर काहे का सेटलमेंट। हम तुमको पकड़ेंगे, तुम्हारी इनकम सही सही हम निकाल देंगे और तुम्हारे ऊपर टैक्स भी देंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, पेनल्टी भी लेंगे और प्रोसिक्यूशन भी तुम्हें करेंगे। ये सोचते हुए नई गवर्नमेंट ने, नई सरकार ने ITSC प्रोविजन हटा दिया। 1/2/21 से इनकम टैक्स सेटलमेंट इज हिस्ट्री। ओरिजिनली जब प्रोविजन आया था तो ये प्रोविजन आया था कि सर्च एंड सीजर को छोड़ के बाद बाकी केसेस में इनकम टैक्स सेटलमेंट के पास जाया जा सकता है। फिर कांग्रेस सरकार ने ये भी बोल दिया कि चलो यार सर्च एंड सीजर में भी जाया जा सकता है, यानी सर्च एंड सीजर में रंगे हाथ आपके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी मिली है, आप साफ साफ टैक्स के चोर हो, फिर भी आपको जेल से माफ़ी दिलाने के लिए इनकम टैक्स सेटलमेंट का दरवाज़ा खुला है। लेकिन अब नई सरकार ने तो ये कह दिया कि भैया सर्च का केस हो या कोई भी केस हो, तुम्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाने का, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के पास जाने का कोई ऑप्शंस नहीं है। तो 1/2/21 से इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन इज अ हिस्ट्री। अब आप टैक्स के चोर हो, वन टाइम चोर हो, लाइफ में पहली बार चोरी किया, तब भी डिपार्टमेंट बोलता है भाई सेटलमेंट कुछ नहीं होगा, अब वही होगा जो लॉ में लिखा है। तुमको पकड़ेंगे, तुम्हारी से इंटरेस्ट निकलवाएंगे, तुम पे पेनल्टी लगाएंगे और तुमको जेल भेजेंगे और कोई तुमको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो इंडिया में रहना है तो सिंपल सी बात समझ लो, टैक्स की चोरियाँ मत करो। ये इनकी थॉट प्रोसेस है। एनीहाउ अपने तो ये करते हैं कि प्रोविजंस में आगे क्या है। प्रोविजंस में आगे ये है कि दोस्तों, जब 1/2/21 से इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को एबोलिश कर दिया गया, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये माना कि 1/2/21 के बाद से कोई इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के पास नहीं जा सकता। व्हाट अबाउट इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के वो केसेज जो 1/2/21 के पहले फाइल हो गए हैं, लेकिन 1/2/21 तक ना तो उसका कोई ऑर्डर आया, ना उसको कोई रिजेक्शंस में डाला गया, यानी वो केस जो 1/2/21 में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के पास पेंडिंग है, उन सब केसेस का क्या करना है। तो लॉ ने सबसे पहले तो एक प्रिविलेज दी। कैसी प्रिविलेज? प्रिविलेज ये कि आप चाहो तो 1/4/21 से 3 महीने के अंदर, यानी कि 30 जून 21 के अंदर अपना सेटलमेंट का एप्लीकेशन विथड्रॉ कर लो। मतलब आपका केस पेंडिंग है, सेटलमेंट में उठा नहीं है, हम आपको एक चॉइस देते हैं कि अपना केस सेटलमेंट से विथड्रॉ कर लो। तो आप बोलेंगे फ़ायदा ये है कि यदि आप सेटलमेंट से अपना केस विथड्रॉ कर लेते हैं तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन सेटलमेंट कमीशन को बताई, वो इंफॉर्मेशन एओ के साथ शेयर नहीं की जाएगी, वो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के साथ शेयर नहीं की जाएगी, और असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से आपका असेसमेंट करेगा, टैक्स लायबिलिटी निकाल देगा।
लेकिन यदि आपने 30 जून तक 30 जून 21 तक अपना सेटलमेंट कमीशन को जो आपने एप्लीकेशन दिया है वो विड्रॉ नहीं किया, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम एक इंटरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट निकालेंगे, इंटरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट, और फिर ये इंटरिम बोर्ड ऑफ सेटलमेंट आपका केस हैंडल करेगा। तो यू हैव टू चॉइसेस, ईदर टू विड्रॉ योर सेटलमेंट एप्लीकेशन or to continue with your settlement application. If you withdraw, then you have the time limit 30th June 21. Obviously 30th June 21 तक जब आप केस विड्रॉ कर लेते हो तो वापस से आपका केस असेसिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा। आपने जो सेटलमेंट कमीशन को इंफॉर्मेशन बताई थी वो एओ के साथ शेयर नहीं की जाएगी, और एओ अपने कैलकुलेशन से आपका टैक्स निकालेगा, इंटरेस्ट निकालेगा, पेनल्टी निकालेगा, और जो भी पेनल्टी प्रोसिक्यूशन लगाना वो लगाएगा। टू बी नोटेड, जितना टाइम लिमिट सेटलमेंट के पास जाने के बाद सेटलमेंट से विड्रॉ करने में टाइम एक्सपायर हुआ, वो टाइम लिमिट एओ के असेसमेंट की टाइम लिमिट में काउंटिंग में नहीं आएगा। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। लेकिन यदि आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं करते हो तो वेट, we will formulate one interim board for settlement, और फिर आपका केस interim board of settlement सुनेगा। यहां तक क्लियर? टाइम लिमिट लॉस्ट इन द फ्रेमेशन ऑफ interim board for settlement, मतलब 1/2/21 को सेटलमेंट कमीशन ड्रॉप हो गया, एंड सपोज आईपीएस फ्रेम होते होते थोड़ा टाइम लग गया, तो जितना टाइम लिमिट 1/2/21 से आईपीएस के फ्रेमेशन में लगी वो टाइम लिमिट सेटलमेंट करने की टाइम लिमिट की काउंटिंग में नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि आपका मामला 10 लाख के अंदर का ही है और यदि आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरा है तो रिटर्न ऑफ इनकम 50 लाख के अंदर का ही है, आपका डिस्प्यूट 10 लाख के अंदर का ही है और रिटर्न ऑफ इनकम यदि आपने भरा है वो 50 लाख के अंदर का ही है, तो फिर लॉ बोलता है यार इसको तो डीआरसी हैंडल कर लेगा। डीआरसी मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। तो ये डीआरसी आपका केस हैंडल कर लेगी यदि आपका कोई छोटा मोटा केस है तो। परंतु टू बी नोटेड, सर्च एंड सीजर के केसेस में, सर्वे के केसेस में, 132A के केसेस में आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते। यदि आपने किसी फाइनेंशियल लॉ का वायोलेशन किया है और उस लॉ के अंतर्गत आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो फिर आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते। आपने नार्कोटिक्स का केस का कोई वायोलेशन किया है तो फिर आप इस डीआरसी के पास नहीं जाएंगे। तो डीआरसी 10 लाख से ऊपर का मामला, 50 लाख से ज़्यादा रिटर्न ऑफ इनकम का मामला और फाइनेंशियल लॉ के वायोलेशन में जहाँ पे आपके अगेंस्ट में कुछ पेनल्टी प्रोसिक्यूशन एग्जीक्यूट कर दिया गया है या नार्कोटिक्स में जहाँ पे आप फंस चुके हो, इन सब केसेस में डीआरसी आपका मामला है नहीं सुनेगा, अदरवाइज डीआरसी मामला सुनेगा। तो भाई बात हो गई कि छोटा मोटा मामला हो तो डीआरसी हैंडल करेगा और बड़ा मामला हो तो आईबीएस हैंडल करेगा, जिसका नाम है इंटरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट। तो डीआरसी के मामले कब जाएंगे, डीआरसी के पास मामले कब जाएंगे? यदि आप किसी फाइनेंशियल लॉ में कन्विक्टेड नहीं हुए हो, किसी फाइनेंशियल लॉ में आप कन्विक्टेड नहीं हुए हो और आपका एडिशन मेड बाय द एओ डज नॉट एक्सीड 10 लाख इन एग्रीगेट एंड आपने यदि रिटर्न ऑफ इनकम भरा है तो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपका मामला डीआरसी सुनेगा। और यदि आपका मामला डीआरसी नहीं सुन रहा है, पेंडिंग केस है, तो फिर वो सुनेगा इंटरिम बोर्ड ऑफ सेटलमेंट। तो इस बार इसके ऊपर एक एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट करिए कि एमसीक्यू तो भैया आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली बोलने की बात नहीं है कि इसमें भी फेसलेस प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है।
तो ये टॉपिक इस साल एक शॉर्ट नोट या एक छोटी सी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या एक एमसीक्यू में बेस करता है, क्योंकि सेटलमेंट कमीशन से इस साल नहीं पूछा तो फिर कब पूछेगा, बिकॉज ये तो जा चुका है ना। तो ये सिर्फ इस साल ही पूछने का बनता है। तो मुझे लगता है जाते जाते इस महान चैप्टर को थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा और इससे 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, आपने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का नाम सुना है। ये टॉपिक जीएसटी में भी है, ये टॉपिक इनकम टैक्स में भी है। यदि इन दोनों को अपने कंपैरिजन करें तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो इनकम टैक्स में है वो एक सेंट्रलाइज बॉडी है, उसकी 1 यूनिट है दिल्ली में। बाद में इन्होंने दिल्ली में 2 यूनिट कर दी और मुंबई में 1 यूनिट कर दी। मतलब 3 ऑल ओवर इंडिया से 3 यूनिट है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की। जबकि जीएसटी में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी स्टेट वाइज है, इसलिए जीएसटी में आप आए दिन देखते हो एडवांस रूलिंग के नए नए डिसीजंस आते ही रहते हैं। बहुत पॉपुलर है जीएसटी में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। हर जीएसटी का प्रैक्टिशनर्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के बारे में जानता है और इनके डिसीजंस मजे लेके एंजॉय करके सीखता है, सुनता है। परंतु इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग सेंट्रलाइज होने के कारण दिल्ली में और मुंबई में होने के कारण थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, ये स्टेट वाइज और ये, क्योंकि जो टैक्सी प्रैक्टिस करता है, जो क्लाइंट होता है, वो इतना नहीं समझता। वो बोलता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अपना तो कैलकाटा में है इसी यूनिट, हमारा जीएसटी का केस हुआ था। अब उसको कौन समझाए कि यार वो तो जीएसटी का केस था ना, इनकम टैक्स वो नहीं है। बोला नहीं, वो एडवांस रूलिंग का काम करते हैं वो लोग, तो वो एडवांस रूलिंग जीएसटी का काम करते हैं, इनकम टैक्स का काम थोड़ी करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएशन हो रहा है। इसको ध्यान रखते हुए एक 1921 से इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को इनकम टैक्स से हटा के उसका एक नया नोमेनक्लेचर कर दिया गया, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग यानी जीएसटी में इसका नाम है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और इनकम टैक्स में विथ इफेक्ट फ्रॉम 1921 इसका नाम है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। तो ये एक नामांतरण का चेंज, मतलब नेम चेंजिंग का अमेंडमेंट आया है 2021-22 में। तो भैया आप स्टूडेंट सीख लो कि 21-22 से अब हम इसको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी नहीं कहेंगे, हम इसको बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग कहेंगे। एक और इसमें परिवर्तन लाया गया। देखो ये तो सिर्फ नेम चेंजिंग हुआ। अब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का बोर्ड हटेगा, उसी जगह नाम आ जाएगा बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। तो ये तो सिर्फ नेम चेंज हुआ, लेकिन एक और बहुत ही वाइटल चेंज हुआ। इनकम टैक्स की प्रीवियस प्रोविजंस के अनुसार जो एडवांस रूलिंग का डिसीजंस था दैट वाज बाइंडिंग एंड नॉन अपीलेबल। यानी जिस बंदे ने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया है उस बंदे के ऊपर और उसके कमिश्नर के ऊपर रूलिंग्स वाज बाइंडिंग और इसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब अमेंडमेंट आया और ये अमेंडमेंट इस साल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है कि अब बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के जो डिसीजंस है दैट विल बी अपीलेबल और ये अपील हो सकते हैं अगेंस्ट, ये अपील हो सकते हैं टू हाई कोर्ट। अब आपका प्रश्न आ रहा है हाई कोर्ट सीधा, क्योंकि आप तो पहली बार ही देख रहे हो कि सीधा हाई कोर्ट को अपील। ऐसा हमने कई बार देखा है कि मामला कमिश्नर अपील के पास नहीं जाता, मामला डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास जाता है। जैसे रिविजनरी ऑर्डर कमिश्नर अपील के पास नहीं जाता, डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास जाता है। लेकिन हम लोग पहली बार ये देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, टू बी नोटेड, ये रिट पिटीशन नहीं है, ये एक नॉर्मल अपील है टू हाई कोर्ट, दिस इज नॉट ए रिट पिटीशन।
तो आपका प्रश्न आ रहा है वाई नॉट ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास क्यों नहीं? तो टू बी नोटेड, ये जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है और बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग है, ये ट्रीटेड एट पैरिटी, इनका रैंक सेम है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग का डिसीजन है वो नीचे कमिश्नर अपील के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि वो जूनियर अथॉरिटी है, ITAT के पास में नहीं जा सकता क्योंकि वो पैरेलल अथॉरिटी है। तो बार का डिसीजन सीधा हाई कोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है और कहीं नहीं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, वो बात तो है ही। खैर, तो फाइनली ये हो गया कि बार का डिसीजंस, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग का डिसीजंस, तो जो प्रीवियसली नॉन अपीलेबल था अब वो हो गया अपीलेबल टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में नॉर्मली अपील करने की टाइम लिमिट है 120 डेज, नॉर्मली आप अपील चैप्टर में सब पढ़ते हो, लेकिन बार के डिसीजंस को आपको अपील करने की टाइम लिमिट कर दी गई है 60 दिन। और यहाँ पे एक्सटेंशन का प्रोविजन बना दिया गया है कि रीजनेबल रीजन हो तो ये 30 डेज लिए एक्सटेंड हो सकता है। मतलब बार के ऑर्डर आने के 60 दिन के अंदर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी है, और यदि किसी बहुत ही जस्टिफाइड रीजन के कारण आपकी डिले हुई है तो 30 डेज की डिले कंडोन हो सकती है। उसके बाद जैसे हाई कोर्ट जजमेंट लेगा वैसे ही लेगा। बार में ऑब्वियसली 2 जजेस है और डिसीजंस इनका मेजोरिटी से लिया जाता है, और यदि इनके डिसीजंस में टाई हो गया तो एडिशनल जजेस बुलाया जाएगा। पहले ये था कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपना खुद का प्रोसीजर ऑपरेट करेगी, परंतु बार में ऐसा नहीं है। बार का ऑपरेशन प्रोसीजर वो खुद तय नहीं करेगी, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा वैसे ही तय करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का मेजर चेंज, जिसमें मुझे लगता है आप लोग से ये जो अपील टू हाई कोर्ट वाला पॉइंट है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इस बार पूछने की। ठीक है, बार के मैटर भी फेसलेस असेसमेंट के जो प्रोविजंस है वो सारी बातें यहाँ पे भी है। फेसलेस की बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करता क्योंकि उनका एक ही पैटर्न ऑफ 3 पैराग्राफ है, वही पैराग्राफ बार बार आपको हर जगह पेश करने हैं, तो वो मैं अलग से नहीं बोलता। वो फेसलेस में आपने जो पढ़ा वही है। ठीक है, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का ये जो प्रोविजन है किसी जगह बार आ गया, और इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो एबोलिश होते उसकी जगह, मतलब उसी जगह तो आया ही नहीं है, उसने तो बस पेंडिंग केस को हैंडल करने के लिए आई इंटरिम रेजोल्यूशन काटिए।